So, hello everyone, welcome once again to our channel Exam Time. I hope you all are doing very well. So, this is our lecture 13, and in this lecture, we are going to study about evaluation system. Okay, so in this lecture, we will study about various elements and types of evaluation, then evaluation in CBCS in higher education. Then we will see the computer-based testing and innovation in evaluation system. So, before we start, let us have a quick view on a quotation given by Mahatma Gandhi. Be the change that you wish to see in the world. Okay. Be the change that you wish to see in the world. आप कोई भी बदलाव जो कहीं भी देखना चाहते हो दुनिया में या किसी एक इंसान में कहीं भी, वो बदलाव आप में खुद आना चाहिए पहले। देखो, इसके पीछे महात्मा गांधी का एक छोटा सा स्टोरी है। आई वुड लाइक टू नरेट। एक बार क्या हुआ, एक माँ अपने बच्चे को महात्मा गांधी के पास लेके गई। क्यों लेके गई? क्योंकि वो बच्चा गुड़ बहुत ज्यादा खाता था, यानी कि शक्कर यानी चीनी, मीठा बहुत ज्यादा खाता था। ठीक, कोई छोटा बच्चा जब बहुत ज्यादा मीठा खाने लगे, दैट इज नॉट गुड फॉर देयर हेल्थ। दैट्स व्हाई हिज मदर वाज वरीड कि मेरा बेटा बहुत ज्यादा गुड़ खाता है, शक्कर खाता है, तो चलो महात्मा गांधी बाबा के पास लेके चलते हैं इसको, एंड ही विल सजेस्ट हिम। और वो जब समझाएंगे उसे तो वो मान जाएगा और शक्कर नहीं खाएगा फिर से। ठीक है, तो जब वो महात्मा गांधी के पास आता है तो उसकी माँ कहती है, देखो गांधी बाबा, ऐसे ऐसे मेरा बच्चा ऐसे शक्कर बहुत ज्यादा खाता है और ये छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है, सो आप ही से समझाओ। तो महात्मा गांधी रिप्लाइड कि देखो बहन, आप एक काम करो, कम आफ्टर 1 वीक, आप एक हफ्ते के बाद आना, ठीक है, और मैं के बच्चे को समझा दूंगा, वो छोड़ देगा खाना। ठीक है, तो एक हफ्ते के बाद उन्होंने बुलाया। बट उसकी माँ ने ये सोचा कि आखिर इसमें क्या है कि समझाने के लिए गांधी जी एक हफ्ते का समय ले रहे हैं, एक हफ्ते के बाद बुला रहा है। एनीवे, वो एक हफ्ते के बाद वापस से गई उनके पास। देन महात्मा गांधी सिंपली टोल्ड हिम कि देखो बाबू, शक्कर खाना बुरी बात है, माँ कह रही है शक्कर नहीं खाना चाहिए। ठीक है, शक्कर खाना अच्छी बात नहीं है, शक्कर खाने से आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। तो बच्चे ने कहा, ठीक है गांधी बाबा, नहीं खाऊंगा आज के बाद शक्कर। तो उसकी माँ ने गांधी जी से सरप्राइजिंगली क्वेश्चन पूछा कि गांधी जी, ये बात तो आप उस दिन भी बता सकते थे, एक हफ्ते पहले जब मैं आपके पास आई थी। तो इस बात को बताने के लिए, इतनी छोटी सी बात को बताने के लिए आपने एक हफ्ते का वक्त क्यों लिया? तो गांधी जी सिंपली सेड कि देखो बहन, मैं खुद शक्कर खाता था, एंड आई वॉज ऑल्सो लिटिल बिट एडिक्टेड ऑफ ईटिंग शुगर। ठीक है, मीठा खाने का मैं भी आदी था। तो मैं जब खुद खा रहा था मीठा, तो हाउ शुड आई कन्वे किसी को कि आप मीठा नहीं खाओ? जो काम मैं खुद करता हूँ वो करने से मैं दूसरे को कैसे मना कर सकता हूँ? वो मेरे मन से निकलेगा, बट मेरे अंतरात्मा से तो नहीं निकलेगा ना। मैं पूरे दिल से नहीं मना कर पाऊंगा उसे, और उसे सजेस्ट भी नहीं कर पाऊंगा सही से। तो मैंने एक हफ्ते का वक्त इसलिए लिया क्योंकि एक हफ्ते में मैंने पहले अपनी ये आदत छोड़ी, और एक हफ्ता लगा मुझे, अब मैं भी शक्कर नहीं खाता हूँ। सो नाउ आई कैन लेट हिम एक्सप्लेन कि इस बच्चे को मैं समझा सकता हूँ कि देखो तुम अब से शक्कर नहीं खाना, क्योंकि अब मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है और मेरे अंदर उतनी ये है कि मैं किसी को भी अब इस चीज के लिए मना कर सकता हूँ, क्योंकि मैं वो खुद नहीं करता। देखो, सिंपली लेसन ये है कि कोई भी चीज, कोई भी आदत जो आप चाहते हो कि दूसरे में बदलाव आए, ठीक है। देखो, जैसे कोई एक स्मोकिंग करने वाला इंसान, एक स्मोकिंग करने वाला इंसान अगर चाहे कितना भी कोशिश कर ले, दूसरे इंसान को कहे कि तुम स्मोकिंग मत करो, स्मोकिंग इज डेंजरस, स्मोकिंग कॉजेस कैंसर, बहुत सारा बात बोले, और वो उसके सामने में खुद ही स्मोकिंग करे, तो व्हाट डू थिंक कि वो जो इंसान है जिसको कहा जा रहा है स्मोकिंग नहीं करने के लिए, वो मान जाएगा? बिल्कुल नहीं, कभी नहीं मानेगा। ठीक है, और ना ही वो बोलने वाला उतनी कॉन्फिडेंस से उसे कह पाएगा। तो सिंपल सी बात है, कोई भी बदलाव आप चाहते हो, आप चाहते हो कि कोई इंसान आपसे झूठ ना बोले, तो जस्ट उसका रिवर्स करो। मतलब खुद झूठ नहीं बोलो, उसके बाद आप किसी को मना भी करोगे झूठ नहीं बोलने के लिए, तो ज्यादा चांसेस है कि वो आपकी बात मानेगा भी और वो सही भी होगा और आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस भी होगा, राइट। तो इसी पॉजिटिविटी के साथ लेट अस स्टार्ट आवर लेक्चर्स। सो सबसे पहले देखते हैं हम लोग एलिमेंट्स एंड टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन।
तो सबसे पहले टू डिटरमाइन वेदर लर्निंग हैज फैसिलिटेटेड, इफ यस, अप टू व्हाट एक्सटेंट इवैल्यूएशन इज कैरिड आउट। अब देखो, पढ़ाई तो हो गया, पढ़ा दिया गया, बच्चे को सिखा दिया गया। अब सिखाने के बाद जो लर्निंग कराया गया, उसके बाद वो लर्निंग बच्चे ने सीखा भी या नहीं, अगर सीखा तो किस लेवल तक सीखा, नहीं सीखा तो किस कारण से नहीं सीखा। तो ये सारा चीज जानने के लिए वी नीड टू इवेल्युएट एनी स्टूडेंट और एनी लर्नर, राइट। ये जनरल लाइफ में भी आप कोई भी काम करते हो, किसी भी गोल, किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हो, तो यू नीड टू इवेल्युएट योरसेल्फ रेगुलरली। आप डेली लाइफ में भी अपने आप को इवेल्युएट करते हो ना, ठीक है। जैसे कोई मोटा आदमी ओबेसिटी से परेशान है, वो खुद को इवेल्युएट करता है, बार बार वेट चेक करता है अपना, और कुछ ऐसा डाइटिंग करता है ताकि उसका वेट कम हो, राइट। सो इन अदर वर्ड्स टीचिंग, अब देखो टीचिंग, लर्निंग और इवेल्युएशन तीनों इंटरडिपेंडेंट एस्पेक्ट है, ठीक है। सो टीचिंग है एक तरफ, उसके बाद लर्निंग है, और उसके बाद क्या है, इवेल्युएशन है, राइट। तो ये तीनों क्या है, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट। मतलब देखो, अगर बस टीचिंग हो जाए और लर्निंग ना हो तो कोई मतलब नहीं है। तो टीचिंग हो ना तभी इंपॉर्टेंट है जब लर्निंग होगा, और लर्निंग तब इंपॉर्टेंट है जब उसका इवेल्युएशन हुआ है। तो बिना इवेल्युएशन के यू कैन नॉट जस्टिफाई एनी लर्निंग, राइट। सो दिस इज द बेसिक थिंग व्हाट इवेल्युएशन इज। तो एज इंडियन Education Commission of 1944 and to 1966 has remarked, it is now agreed that evaluation is a continuous process. It forms an integral part of the total system of education and is intimately related to the educational objectives. तो ये 1944 से 1966 में जो एजुकेशनल कमीशन है उसमें रिकॉग्नाइज किया गया इन चीजों को रिमार्केबली, कि देखो इवैल्यूएशन जो है वो एक कंटिन्यूअस प्रक्रिया है इंटीग्रल डेवलपमेंट के लिए एजुकेशन का। किसी भी एजुकेशन सिस्टम को अगर आपको बेहतर तरीके से डेवलप कराना है तो उसमें इवैल्यूएशन का एक इंटीग्रल प्रोसेस होना चाहिए, और दैट शुड बी कंटिन्यूअस, ठीक है। इवैल्यूएशन इज ए सिस्टमैटिक प्रोसेस। अब टेक्निकली समझते हैं कि इवैल्यूएशन क्या होता है। इवैल्यूएशन इज ए टेक्निकली प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, एनालाइजिंग and interpreting the information, right। सबसे पहले क्या है, collecting, then analyzing, then interpreting the information to determine the extent to which instructional objectives has been achieved, right। मीन्स कि किस लेवल तक, किस हद तक लर्निंग किया गया है। तो इस बात को समझाने के लिए, समझने के लिए, जानने के लिए हमें सबसे पहले कलेक्शन करना होगा पर्टिकुलर डाटा का, उसके बाद उसको एनालाइज करना होगा और फिर उसको इंटरप्रिटेट करना होगा। जैसे मान लो एक बच्चे को मैथ सिखाया गया, ठीक है, तो सबसे पहले हमें कुछ टेस्ट कंडक्ट कराने होंगे, उसके टेस्ट के रिजल्ट्स को कलेक्ट करना होगा, फिर उसको एनालाइज करना होगा, उसके कॉपी को, आंसर्स को, कि वो क्या लिखा है, सही लिखा है, गलत लिखा, एनालाइज करो। फिर एनालाइज करने के बाद एक रिपोर्ट बना और उसको इंटरप्रिटेट, ठीक है। दिस इज द इवैल्यूएशन in systematic process. Okay, perhaps the most comprehensive definition of evaluation has been given by Beebe. Evaluation is the systematic collection and interpretation of evidence leading as a part of process to a judgment of value with a view to action, right। तो ओवरऑल कोर मतलब जो है ना इवैल्यूएशन का, वो यही चीज है, एंड सेंसिबली यू कैन अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स। ओके, सो नाउ मूविंग टू नेक्स्ट, following are the four key elements constitutes for process of evaluation। तो evaluation का जो प्रक्रिया है, the process of evaluation basically consists of four elements। तो सबसे पहला एलिमेंट हमारा है सिस्टमेटिक कलेक्शन, ठीक है। तो सिस्टमेटिक कलेक्शन क्या है, स्कोर का कलेक्शन। उसके बाद उसका इंटरप्रिटेशन, यानी कि स्कोर को आप जस्टिफाई करो कि क्यों नंबर कम आया, ज्यादा आया, कैसे आया। देन जजमेंट ऑफ द वैल्यू, जो वैल्यू उसका जजमेंट करना, और उसके बाद विथ अ व्यू टू एक्शन। अब वो जो भी है उसके लिए आपको एक व्यू प्रेजेंट करना है ताकि उसको और बेहतर किया जा सके, या जो कमी रह गया उसको सुधार किया जा सके। क्योंकि देखो इवैल्यूएशन का मकसद क्या है, व्हाट इज द गोल ऑफ इवैल्यूएशन, जस्ट टू इम्प्रूवमेंट ना। तो इम्प्रूव बिना एक्शन के तो नहीं आएगा ना। अगर मान लो इवैल्यूएशन कर लिया, इवैल्यूएशन करने के बाद जो भी आपको पता चला सही गलत था, आपने उसको अपने लाइफ में वापस से इंप्लीमेंट ही नहीं किया, अपने काम में इंप्लीमेंट ही नहीं किया दोबारा से, जो इम्प्रूवमेंट था वो तो आएगा ही नहीं फिर, राइट। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेजरमेंट, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। अब देखो इवैल्यूएशन को हम तीन पैरामीटर पे अलग अलग चेक करेंगे, से मेजरमेंट के साथ और असेसमेंट के साथ, और इवैल्यूएशन खुद में तो हमने समझा क्या है।
असेसमेंट भी क्या है वो समझना जरूरी है, और मेजरमेंट भी क्या है समझना जरूरी है। तो कभी कभी असेसमेंट और इवैल्यूएशन एक ही माना जाता है, बट इट इज नॉट द सेम थिंग। सो लेट अस हैव अ लुक। मेजरमेंट इज द क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ वंस परफॉर्मेंस। ओके, जैसे किसी भी एग्जाम में किसी को कोई स्कोर आता है 75 आउट ऑफ 100, सो दिस इज measurement of the marks, measurement of the score, measurement of the suppose some type of quality in particular thing, right? Now assessment for the next is the second step of evaluating. अब देखो ये evaluation का जो है ना फर्स्ट स्टेप था मेजरमेंट करना, ठीक है। अब मेजरमेंट को आप एसेस करते हो ना, ठीक है। सो दिस इज द सेकेंड स्टेप, असेसमेंट इज द सेकेंड। आप असेसमेंट करोगे कैसे, राइट? आप सीधा एक स्टूडेंट को देख के तो असेसमेंट नहीं कर सकते ना। असेसमेंट करने के लिए आपको कुछ मेजर करना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेजर, देन यू कैन ओनली असेस। ओके, द डिस्क्रिप्शन दैट स्टूडेंट स्टूड फर्स्ट इन द क्लास। अब देखो जैसे बोला जाता है कि स्टूडेंट फर्स्ट हुआ क्लास में, या इसने सेकंड करा, तो ये क्या, ये असेसमेंट है। फर्स्ट सेकंड थर्ड ये रैंकिंग करना, ये असेसमेंट है। बट सबका स्कोर दिखाना ये मेजरमेंट है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है असेसमेंट का। इट मेक्स द स्टूडेंट परफॉर्मेंस मोर मीनिंगफुल। अब इवैल्यूएशन जो है इन दोनों को जोड़ के मिलता है, ठीक है। अब पहले क्या होगा, कंपैरिजन होगा दो सेट ऑफ इंफॉर्मेशन का, यानी असेसमेंट, फिर उसके बाद वैल्यू होगा, प्लेसमेंट, प्लेसमेंट ऑफ वैल्यू, देन फाइनली यू विल गेट द इवैल्यूएशन। ओके, now what is the function, what are the functions of evaluation, what are the function of evaluation? See, the functions of evaluations are feedback, motivation, better guidance, remediation, facilitates planning, educational decision making, and submission of progress report to parents finally. Okay, तो सारे को एक बार फिर से देखते हैं। फीडबैक का मतलब क्या कि टू एसेस द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। देखो फीडबैक जब तक नहीं मिलेगा तो आपको एक्सेस और मतलब स्ट्रेंथ और वीकनेस जो है वो स्टूडेंट का, वो लर्नर का पता नहीं चलेगा। सो फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ सेकंड इज मोटिवेशन, क्योंकि टेस्ट देने के बाद आपको एक फीडबैक मिलता है, खुद का फीडबैक मिलता है कि काम करने के बाद आपको आपने कैसा ये किया है, मतलब आपका स्ट्रेंथ क्या है, आपका वीकनेस क्या है। यू जस्ट गेट टू नो योर स्ट्रेंथ एंड द वीकनेस, or as an educator you get to know the strength and weakness of a learner. So what is motivation? The realization that you would be evaluated propels to students to work hard. अब देखो अब होता क्या है, अब नेचुरली किसी भी क्लास में किसी भी ग्रुप में 10 बच्चे हैं, एक कोई रैंक 1 होगा, रैंक 2 होगा, रैंक 3 होगा, किसी के मार्क्स में डिफरेंसेस होगा सब मार्क्स में। तो नेचुरली ये चौथे रैंक वाले बच्चे के मन में एक कंपटीशन का फीलिंग आएगा, और इट माइट प्ले a role of motivation that can make him work hard to improve his performance. Okay, so next is remediation. It helps in locating the areas where required जैसे देखो अब कहाँ गलती हुआ, उस गलती को समझो और उस गलती को खत्म करो और उसको सही करो, that is remedial measures. Okay, fifth one is facilitates planning. It helps the teacher in planning, organizing and implementation of learning activities, right? इसके बाद क्या होता है कि ये एक प्लानिंग करने में काम आता है, ऑर्गेनाइज करने में और इम्प्लीमेंटेशन लर्न, क्योंकि अब देखो इवैल्यूएशन करने के बाद ही ना हम नेक्स्ट टाइप का लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स एक्टिविटीज को डिफाइन कर पाएंगे। क्योंकि अगर हमारा पहले वाला लर्निंग इफेक्टिव बहुत लर्निंग एक्टिविटीज बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता, तो इवैल्यूएशन करने के बाद हमको रिजल्ट भी वैसा मिलता। इफ वी आर गेटिंग रिजल्ट नॉट एज एक्सपेक्टेड, तो व्हाट वी नीड टू प्लान आवर learning activity, right, according to the result. Now next is revision of curriculum. Obviously this is important. And institutional comparison. अब देखो जैसे एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन है, दूसरा है, तीसरा है, अब ये सब में भी एक कंपटीशन का क्रिएशन आता है, यानी कि कंपैरिजन होता है, तो ऑब्वियसली एक कंपटीशन क्रिएट हो जाता है। तो ये सब भी हो गया। तो उसके बाद एजुकेशनल डिसीजन मेकिंग। अब इसके बाद क्या है कि स्कोर, इवैल्यूएशन, इन सब के बाद कुछ एजुकेशनल डिसीजन जो है ये भी किया जाता है, जैसे कि क्लासिफिकेशन करना, यानी कि जैसे जो टॉपर बच्चे हैं उसको अलग कर देना, यानी कि उसको प्राइजेस देना, यानी प्रमोट कर देना, ऐसा करके, ठीक है। एंड लास्ट इज सबमिशन ऑफ, अब ये जो भी होगा फाइनल एक रिपोर्ट कार्ड बना के पेरेंट्स को सबमिट करना, ठीक है। Now, what are the types of evaluation? A good evaluation device is one which secures valid evidence regarding the desired change of behavior. Okay. So a teacher needs to know the various devices that are helpful in gathering evidence on the changes taking place in a pupil. Okay. So teacher should know, okay, कि क्या सब जरूरत है उस एविडेंस को इकट्ठा करने में, ठीक है, जो हम बच्चे के इवैल्यूएशन में करेंगे, ठीक।
So according to the basic nature, they can be categorized into quantitative and qualitative technique. So टाइप्स ऑफ इवेल्यूशन को अगर हम क्वांटिटेटिव टेक्निक्स में इवेल्युएट करें, मतलब जस्ट क्लासिफाई करें, और क्वालिटेटिव में करें, तो क्वांटिटेटिव में हमारे पास है रिटन एग्जामिनेशन, ओरल एग्जामिनेशन और प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, राइट। तो क्वांटिटेटिव तौर पे हम 3 तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं इवेल्युएशन को, रिटन एग्जाम लेके या ओरल एग्जाम लेके या practical examination like this. It is also known as pen paper pencil test. You all are aware of this. What is written examination? Next is oral examination like viva voice. Okay. And third one is a practical examination. इसमें कुछ particular art and craft या कुछ ऐसा बनाने के लिए दे दिया जाता है जो practical होता है थोड़ा सा, ठीक है। So that is quantitative. Okay. Now what is qualitative? Basically मतलब इसका तो यही है कि क्वालिटी को मेजर करना, राइट। ऑब्जर्वेशन एंड इंटरव्यू। तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन आता है, इंटरव्यू आता है, जिसमें हम स्टूडेंट का जो है वो सिचुएशन कंट्रोल करने का, उसका आदत, उसका बिहेवियर, इन सब चीजों को समझ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है चेकलिस्ट। ए चेकलिस्ट इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज्ड फॉर कलेक्टिंग एंड रिकॉर्डिंग एविडेंस रिगार्डिंग सिग्निफिकेंट बिहेवियरल टेंडेंसीज ऑफ और स्पेसिफिक प्रॉब्लम दे प्रेजेंट इन अ क्लासरूम। तो एक स्टूडेंट का जो रीडिंग एविडेंसेस है, उसका जो बिहेवियर का जो टेंडेंसीज है उसका, जैसे मान लो आप क्या करते हो, एक चेकलिस्ट बनाते हो, रोज में चेक करते हो कि आज इसने होमवर्क किया नहीं किया, आज किया नहीं किया, आज किया है कल किया है, आज नहीं किया है कल फिर किया है। तो ये इस तरीके से आप क्या करते हैं, चेकलिस्ट बनाते हैं एंड यू प्रिपेयर अ चेकलिस्ट एंड you can evaluate using this checklist. Okay. Now third is rating scale. Rating is a term applied to the expression of opinion or judgment regarding some situation, object or character. Rating scale is a device by which judgment can be quantified. Okay. Now next is रेटिंग का मतलब समझ गया ना कि अब जैसे पर्टिकुलर रेटिंग कर देना, यानी कि एक ऐसा जजमेंटल ये अप्लाई कर देना सिचुएशन पे, किसी कैरेक्टर पे, ठीक है, उससे कि जजमेंट जो है वो उसको हम क्वांटिफाई कर सके, ठीक है। नेक्स्ट इज क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स। इसमें क्या होता है कि बहुत सारा रिकॉर्ड जो है, डायरीज हो गया स्टूडेंट्स का, और भी बहुत सारा प्रोसेस है, उससे हम क्या करते हैं, उसको चेक करते हैं और उससे उसका इवैल्यूएशन को उससे इवैल्यूएट करते हैं उनको, परफॉर्मेंस को, ठीक है। द टाइप ऑफ इवैल्यूएशन ऑन द बेसिस ऑफ फेज ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो फेज ऑफ इंस्ट्रक्शन के बेस पे हम कैसे इवैल्यूएशन को क्लासिफाई करते हैं। So, सबसे पहले प्लेसमेंट इवैल्यूएशन, देन फॉर्मेशन इवैल्यूएशन, देन डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, देन समेटिव इवैल्यूएशन। ओके, सबसे पहले देखते हैं प्लेसमेंट इवैल्यूएशन क्या होता है। द कीवर्ड इज यूज्ड इज प्लेसमेंट फॉर असेसमेंट इज द एंट्री बिहेवियर। इसका मतलब क्या है, एंट्री बिहेवियर। इट डिटरमाइंस द नॉलेज स्किल्स the students possess which are necessary at the beginning of the instruction in a given subject areas. अब जैसे देखो, किसी भी इंट्रेंस एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस आते हैं, जैसे मान लो आप सपोज पीएचडी करोगे अभी के बाद, ठीक है, तो इसके लिए आप एक इंट्रेंस एग्जामिनेशन दे रहे हो, या फिर एक तरीके से नेट मान लो, नेट भी एक तरीके से समझो कि वही है, पीएचडी करने का एक प्री इंट्रेंस है। या फिर आप किसी जैसे बीएड करना है आपको, तो आप बीएड के लिए एक सीईटी देते हो, राइट। तो ये जो इंट्रेंस टेस्ट है, ये आपसे क्या जज करता है, ये जज करता है कि आप उस पर्टिकुलर फील्ड में आने से पहले जो चीज जरूरत है वो सब आपके पास है भी या नहीं, ठीक है। इसके लिए ये सीईटी बनाया जाता है। देन फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन इज नोन एज द इंटरनल वैल्यूएशन। इट इज डन ड्यूरिंग द प्रोग्राम बीइंग बिफोर कंप्लीशन। अब देखो, अब ये तो हो गया। अब जैसे मान लो ये इंस्टीट्यूशन है, इंस्टीट्यूशन से आने से पहले आपका हुआ प्लेसमेंट इवैल्यूएशन, इसके अंदर में होगा आपका फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन जो खत्म होने से पहले किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आएगा आपका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। वो क्या कब होगा, इट एक्सटेंड टू द व्हिच स्टूडेंट्स अकॉम्प्लिश लर्निंग टारगेट्स। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन गोes to step further, tries to provide an explanation for the possible cause of problems learning. Thus diagnostic statistics are more comprehensive and detailed. बेसिकली ये फॉर्मेटिव प्लस डायग्नोस्टिक ये सब जो है ये बीच में आ गया, ठीक है। और फाइनली जब आपका कोर्स कंप्लीट होने लगता है, जब कोर्स कंप्लीट होने लगता है, तो ओवरऑल सम अप करके हम क्या करते हैं, सबमेटिव असेसमेंट करते हैं या सबमेटिव इवैल्यूएशन निकालते हैं, ठीक है, जो आपका फाइनल एक मार्कशीट बना के देता है। अब जैसे इसको ये समझ लो कि जैसे आप मान लो आपने एक इंट्रेंस दिया, आपने 3 ईयर ग्रेजुएशन कोर्स में एडमिशन लिया, तो फर्स्ट ईयर आप पढ़े, सेकेंड ईयर पढ़े, थर्ड ईयर पढ़े, तो फर्स्ट ईयर का भी एग्जाम दिया, सेकेंड ईयर का भी दिया, थर्ड ईयर का भी दिया, बीच में इंटरनल एग्जामिनेशन भी दिया होगा लाइक डायग्नोस्टिक टेस्ट। अब इन सबको मिला के जो फाइनल ईयर का एग्जाम हो, जो आपका सबमेटिव इवैल्यूएशन था, वो एक फाइनल मार्कशीट आपको बना के देगा, ठीक है। सो दैट इज द सबमेटिव इवैल्यूएशन।
ये एक्सटर्नल इवैल्यूएशन भी बोल सकते हो आप, क्योंकि जैसे इसके कंप्लीट करने के बाद एक फाइनल जो इवैल्यूएशन होता है वो, ठीक है। नाउ टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन टेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस। अब पर्पस के बेस पे हम इसको डिफाइन करते हैं: डायग्नोस्टिक टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, अचीवमेंट टेस्ट एंड प्रोफिशिएंसी टेस्ट, ठीक है। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होता है? इट हेल्प अस इन आइडेंटिफाइंग द एरिया ऑफ लर्निंग। जो एरिया है लर्निंग का, उसको आइडेंटिफाई करने में ये काम करता है, ठीक है। उसके बाद है एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट क्या करता है? ये बेसिकली सर्व अ प्रेडिक्टिव फंक्शन। दे हेल्प अस इन आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल टैलेंट्स। अब मतलब किसी बच्चे का एप्टीट्यूड टेस्ट का मतलब ये होता है कि उसके अंदर का पोटेंशियल को समझना, कि एक्चुअली वो समझता कैसे है, उसके अंदर समझ कितनी है, कितना वो चीजों को समझ पा रहा है, ठीक है। उसके बाद आता है अचीवमेंट टेस्ट। बेसिकली ये इसका मेजर एम होता है मेजर करना कि जो भी वो कोर्स है उसका जो ऑब्जेक्टिव है उसको उसने कितना पूरा किया है, ठीक है। जैसे कोर्स कंप्लीट होने के बाद जो आपका टेस्ट होता है, दैट इज कॉल्ड योर अचीवमेंट टेस्ट। एंड फाइनली दिस इज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। तो इसका मतलब क्या होता है? प्रोफिशिएंसी टेस्ट से जो आपको इवैल्यूएशन होगा, इसका मकसद ये है कि ये बताना कि जो एबिलिटीज है आपका, जैसे मान लो कि मैट्रिकुलेशन या ग्रेजुएट्स, जो आपको आना होना चाहिए, ठीक है। तो इट एम्स टू एक्सेस द जनरल एबिलिटी ऑफ पर्सन इन अ गिवन टाइम, ठीक है। एक जनरल एबिलिटी जो है वो होना चाहिए, ठीक है। देयर स्कोप इज गवर्न बाय अ रीजनेबल एक्सेप्शन ऑफ व्हाट एबिलिटीज लर्नर। अब जैसे देखो, अगर मान लो आपने मैट्रिकुलेशन किया है तो दैट यू आर प्रोफिशिएंट ना, मतलब कि एक पर्टिकुलर, मान लो किसी ने किसी का डिग्री नहीं है सपोज मान लो, तो वो उस तरह का इवैल्यूएशन नहीं हुआ होगा उसका। तो प्रोफिशिएंसी टेस्ट क्या करेगा कि वो पर्टिकुलर वो जो रिक्वायरमेंट है उसका इवैल्यूएशन करेगा, ठीक है। तो ये जो डिग्री आपके पास जितना भी मिलता है, दैट ये क्या है? ये इसका मतलब है कि आपके लाइफ में आपने जो लर्निंग किया उसका इवैल्यूएशन का वो चीज है, पैमाना है, ठीक है। दैट्स ओनली दैट इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। बट अकॉर्डिंग टू मी, डिग्री आर नॉट एज मच दैट इम्पोर्टेंट एज मच एज लर्निंग, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखो, हमारे एजुकेशन सिस्टम में क्या होता है कि लर्निंग और एजुकेशन का जो है ना, थोड़ा सा लर्निंग और इवैल्यूएशन का बहुत डिफरेंट रिलेशन हो जाता है। इवैल्यूएशन पता नहीं किस तरह के लर्निंग का किया जाता है, बट अभी का जो नया सिस्टम सब आ रहा है उसमें एक्चुअल जो लर्निंग है उसी का इवैल्यूएशन किया जाता है। नाउ सी व्हाट इज ग्रेडिंग सिस्टम ऑफ इवैल्यूएशन। वर्ड ग्रेड जो है ना, ये डिराइव किया गया लैटिन वर्ड ग्रेडस से, जिसका मतलब होता है स्टेप, ठीक है। उसी से ग्रेडिंग आया है। इट इन्वॉल्व सेट ऑफ सिंबल्स टू कम्युनिकेट द लेवल ऑफ अचीवमेंट, जैसे ए प्लस, ए प्लस प्लस, ऐसा करके बनाते हैं ना ग्रेडिंग साथ, ठीक है। तो वही है। सो डायरेक्ट ग्रेडिंग क्या होता है? इनडायरेक्ट ग्रेडिंग परफॉर्मेंस एग्जीक्यूटेड बाय एन इंडिविजुअल इज असेस्ड इन क्वालिटेटिव टर्म, ओके। The impression so obtained by the examiner is directly expressed in terms of letter grades. The advantage of direct grades is to minimize the internal examination variability. अब देखो, अब मतलब अगर हम इंटरनल एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा ये करें तो कुछ कुछ नंबर का अंतर डिफरेंसेस होगा। तो अगर हम ग्रेडिंग में कर दें तो एक ग्रेड क्या होता है? एक पर्टिकुलर सेट ऑफ यहाँ से यहाँ तक का नाम से, मान लो 9 से 10 तक का जो होगा उसको हमने एक ग्रेड बना लिया, तो 9 या 10 जो भी आया बच्चे को, तो उसको हम ए ग्रेड मान लेते हैं। और इसके लिए भी हमने ये पैरामीटर लगा दिया होगा कि मान लो 81 टू चाहे 91 to 100 जिसने स्कोर किया उसको हम ए ग्रेड में रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंस ये खत्म हो जाता है कि 92 वाला और 99 वाला, इसका ये ड्रॉबैक है, 92 वाला और 99 वाला दोनों बराबर कैटेगरी में आ जाता है, ठीक है। दैट इज डायरेक्ट ग्रेडिंग। मोreover इट इज इजियर टू यूज इन कंपैरिजन बिटवीन इनडायरेक्ट ग्रेडिंग। डायरेक्ट ग्रेडिंग लैक ट्रांसपेरेंसी, यहाँ पे वही बात मैंने बताया, थोड़ा सा ये ड्रॉबैक है इसका। सो व्हाट इज इनडायरेक्ट ग्रेडिंग? इन दिस मेथड द परफॉर्मेंस ऑफ एन एग्जामिनी इज फर्स्ट एसेट। एग्जामिनी का जो परफॉर्मेंस है वो पहले एक्सेस किया जाता है उसके मार्क सेटर में, सब्सिक्वेंटली ट्रांसफॉर्म्ड इनटू लेटर ग्रेड्स यूजिंग द डिफरेंट मोड्स। दिस ट्रांसफॉर्मेशन में बी कैरिड आउट ऑफ, अब पहले क्या होगा कि पहले एग्जाम होगा, फिर एग्जाम का नंबर आएगा, नंबर को फिर कैरी आउट करेंगे ग्रेड्स में, और एब्सोल्यूट ग्रेड करेंगे, फिर रिलेटिव ग्रेड बना के वो करेंगे, ठीक है। अब दो तरह का ग्रेडिंग होता है, एब्सोल्यूट ग्रेडिंग, दूसरा रिलेटिव ग्रेडिंग। तो एब्सोल्यूट ग्रेडिंग क्या हुआ? जैसे मान लो 75% ही बनता है, पहले 75% से ऊपर को ये बना लो, 60% से ऊपर को, जैसे मान लो लोग बोलते हैं ना 60% प्लस वाले को फर्स्ट डिवीजन बोलते हैं। अब 90% वाला भी फर्स्ट डिवीजन है और 60% वाला भी फर्स्ट डिवीजन है। फिर 50 टू 45 या 46 या 7 शायद होता है एग्जैक्टली, वहां से 59 मार्क्स तक का जो परसेंट तक का जो स्टूडेंट होता है उसको हम सेकंड डिवीजन में कैटेगराइज करते हैं हमारे सिस्टम में। और उससे जो नीचे होता है उसको थर्ड डिवीजन में करते हैं टिल पासिंग, ओके।
एक होता है रिलेटिव ग्रेडिंग। ग्रेडिंग इज जनरली यूज्ड इन पब्लिक एग्जामिनेशन। इन दिस grade of a student is decided by the not by her performance alone rather than the performance in the group, that this type of grading is popularly known as grading of the cup। अब इसमें बेसिकली आपका परफॉर्मेंस पे ही नहीं किया जाता और भी बहुत सारा फैक्टर इंपॉर्टेंट होता है जिसमें बहुत सारा चीज इन्वॉल्व होता है, ठीक है। एंड फाइनली दिस इज द नेक्स्ट टॉपिक इज चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। देखो ये क्या है, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। Sorry. So in Indian educational system, evaluation plays a vital role between teaching and learning process। इवेल्यूएशन का काम ही है सेतु बनाना टीचिंग और लर्निंग के बीच में। इट कंप्लीट सेवरल सिस्टम एजुकेशन ऑफ एजुकेशन लाइक क्वालिटी कंट्रोल इन द एजुकेशन सिस्टम, सिलेक्शन और एंट्रेंस फॉर हायर ग्रेड्स, राइट। कोठारी कमीशन के बारे में आप लोगों ने जानना सुना होगा। कोठारी कमीशन का जो रिकमेंडेशन था उसमें कहा गया था कि इवेल्युएशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, forms are integral parts of total system of education and is intimately related to educational objectives। It exercises a great influence of the pupils' study habits and the teacher's method of instruction, thus helps not only to measure educational achievement but also to improve it, right? So the techniques of evaluation are means to collection evidence about the students development in desirable direction, okay? ये जो है ये बेसिक रिकमेंडेशन रहा था और ये बेसिकली समझो तो वही बात है कि कंटिन्यूअस इंटीग्रल प्रोसेस है एजुकेशन सिस्टम का। इससे जो इंसान का स्टूडेंट का जो हैबिट्स है या जो उसका टीचर का पढ़ाने का तरीका है उसको हम एक्सेस कर पाते हैं और अच्छे तरीके से पता कर पाते हैं ताकि उसको और इम्प्रूव कर सकें, ठीक है। तो इवोल्यूशन का जो मेन मकसद होता है वही होता है कि टू इम्प्रूव। द टेक्निक ऑफ इवोल्यूशन जो होगा यहाँ पे ऐसा होना चाहिए कि कलेक्शन एविडेंस कलेक्शन के जैसा के थ्रू हो, ठीक है। So a Ministry of Human Resource and Development, that is not called a Ministry of Education, are in process for new educational policies and it has been implemented in various universities and reform the educational system of the country। तो इसी पैरामीटर पे बेस्ड एक ऐसा कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन की जिसमें बच्चे को पूरा फ्रीडम दिया जाए कि मतलब जैसे अभी तक का जो सिस्टम था हमारा उसमें क्या होता था कि आपके पास कोई चॉइस नहीं होता। जैसे मान लो कि अगर आपने ग्रेजुएशन में सपोज कि आपने इंग्लिश लिटरेचर ऑप्ट किया है तो ये आपका तो मेन सब्जेक्ट होगा बट यू हैव टू स्टडी सम सब्सिडियरी सब्जेक्ट्स। तो वो सब्सिडियरी सब्जेक्ट्स आपके पास लिमिटेड होता था कि यही यही पढ़ सकते हो आप। तो वो लिमिटेशंस यहाँ पे नहीं होता सीबीएसईएस में, ठीक है। जैसे मान लो कि आप 12th बोर्ड में हैं तो अगर आपने साइंस स्ट्रीम रखा तो साइंस स्ट्रीम वाले बच्चे आर्ट्स नहीं रख सकते, ठीक है। दैट वाज अ मेजर ऑब्स्टेकल। जैसे मान लो किसी स्टूडेंट को फिजिक्स पढ़ने का मन है, साथ में इकोनॉमिक्स पढ़ने का मन है, साथ में इंग्लिश लिटरेचर पढ़ने का मन है, ठीक है, और इसके साथ उसको और भी कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ने का मन है। तो पहले के सिस्टम में क्या होता था कि ये जो उसका इच्छा है यानी जो पैशन था उसका इस चीज को पढ़ने का वो कहीं ना कहीं ये रह जाता था और बाकी जो बना हुआ सब्जेक्ट है उसको जबरदस्ती पढ़ना पड़ता था। इसको लेके एक चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम ऐसा बनाया गया कि यू कैन सेलेक्ट द सब्जेक्ट्स, ठीक है। सो मैक्सिमम देखो होता क्या है कि जो हायर एजुकेशन में होता है करिकुलम सिस्टम में तो वहां पे इन चीजों का काफी इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है। इन मोस्ट इंस्टीट्यूट्स ऑफ हायर एजुकेशन सेमेस्टर सिस्टम या परसेंटेज बेस्ड इवोल्यूशन जो होता है उसमें ये सब चीज भी इन्वॉल्व होता है, वहां पे ये सिस्टम इन्वॉल्व होता है। तो अब क्या है, अब सीबीसीएस सिस्टम ये देखो अभी मैंने बताया कि इसका मतलब चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, ठीक है। तो ये क्या करता है, अपॉर्चुनिटीज देता है आपको कि लर्न करो एक्सप्लोर करो, बस एक ही सब्जेक्ट नहीं जब बल्कि उसके बियॉन्ड जो भी आप पढ़ना चाहते हो जो भी आप करना चाहते हो। तो उसका जो ओवरऑल नेचर है ना सीबीसीएस का वो यही है। नॉट ओनली इट विल हेल्प द स्टूडेंट्स बट ऑल्सो द पोटेंशियल ऑफ एम्प्लॉयर टू एक्सेस द परफॉर्मेंस ऑफ। अब जैसे देखो इसमें होता क्या है ना कि अब कंप्लीट जैसे सीजीपी होता है ना, सीजीपी का क्या, क्यूमल्टेटिव क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज, क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज। अब इसमें क्या है कि स्टूडेंट का परफॉर्मेंस जो होगा उस पर कंप्लीट बेस्ड इसका असेसमेंट किया जाएगा और सीबीसीएस सिस्टम में वो स्टूडेंट कोई भी अपने अकॉर्डिंग सब्जेक्ट्स को ऑप्ट कर सकता है, ठीक है। द अप्रोच यहाँ पे जो होगा वो ऑब्वियसली स्टूडेंट सेंट्रिक रहेगा, ठीक है। यहाँ पे टीचर सेंट्रिक अप्रोच नहीं होगा, स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच होगा क्योंकि स्टूडेंट हैव टू डिसाइड कि उसे क्या करना है, ठीक है। तो CBSE system will permit the students to choose their course
ठीक है, देयर इंट्राडिसिप्लिनरी कोर्सेज, स्किल बेस्ड कोर्सेज, इट गिव्स रिलैक्सेशन टू स्टूडेंट्स टू टेक अप कोर्सेज, दे आर डिफरेंट फ्रॉम डिसिप्लिन लाइक फिजिक्स एंड इकोनॉमिक्स, लाइक जो मैंने पहले भी डिस्कस किया, ठीक है। देन द स्टूडेंट हैज फ्रीडम टू कंप्लीट देयर कोर्स फ्रॉम डिफरेंट, अब देखो यहाँ पे एक और पैरामीटर समझना, एक तो पहला हो गया कि कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकता है, दूसरा हो गया कि जैसे मान लो आप यूनिवर्सिटी ए में आपने 2 साल पढ़ा, ठीक है, और कारणवश 2 साल तक एग्जाम देने का तीसरा साल आप कंप्लीट नहीं कर पाए, अब आप चले गए दूसरी जगह, तो आपका जो ये क्रेडिट यहाँ बनाना, इस क्रेडिट को आप यहाँ पे फॉरवर्ड कर सकते हो यूनिवर्सिटी बी में, तो यहाँ पे आके बस थर्ड ईयर का एग्जाम दो, ठीक है, और ये जो आपने क्रेडिट ग्रांट किया यहाँ पे मिला है आपको, वो क्रेडिट यहाँ पे आपको कैरी हो जाएगा, और फाइनली आप यहाँ पे कंप्लीट अपने कोर्स को कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट point of CBCS. Okay, so it can transfer the points of credit which the students get from one institute to other. Hence, if the CBS system gets implemented, it will be good for the students as it provides flexibility and also meet their requirement. The students get privilege to choose the subjects of their choice. बताया पहले ही, they are being classified अब तक CBS को भी और UGC ने जो कैटेगराइज किया है, बेसिकली बहुत सारे कोर्सेज में कोर कोर्स है, इलेक्टिव कोर्स है, फाउंडेशन कोर्स है, डिसर्टेशन प्रोजेक्ट है, जेनरिक इलेक्टिव कोर्स है, एबिलिटी इनहेंसमेंट कोर्स है। तो इन सारे कोर्सेज को इन डिटेल में थोड़ा थोड़ा करके समझ लेते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा इन डीप नहीं जाना हमको इन सब का सारे कोर्स, बस आपको एक बार नजर दे देना है कि कोर कोर्स क्या होता है। देखो कोर कोर्स ऐसा होता है जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स होता है, जो उसको मेन सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ना होगा हर एक सेमेस्टर में, ठीक है। जैसे आप मान लो कि इंग्लिश, जैसे आपका लिटरेचर इंग्लिश लिटरेचर है, तो इंग्लिश इज द कोर सब्जेक्ट, इंग्लिश विल बी योर कोर सब्जेक्ट, राइट। उसका इलेक्टिव कोर्स क्या होता है, स्टूडेंट कैन चूज एनी पेपर ऑफ हर चॉइस, ऑफ हिज चॉइस, ठीक है। तो डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव कोर्स, इट विल सपोर्ट द डिसिप्लिन ऑफ स्टडी विथ मेन ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट, मेन सब्जेक्ट के साथ इसको ले सकता है। इट विल प्रोवाइड एनी एक्सटेंडेड स्कोप फॉर द स्टूडेंट, आगे पढ़ने के लिए उसको इसको प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो जेनरिक इलेक्टिव प्रोजेक्ट हो सकता है इसमें, एबिलिटी इनहेंसमेंट कोर्स हो सकता है, स्किल इनहेंसमेंट कोर्स हो सकता है, ठीक है। जैसे मान लो कुछ योगी कोर्स हो गया, न्यूट्रिशन कोर्स हो गया, आप अलग अलग तरह का कोर्स आप इसमें ऐड करके कर सकते हैं। उसका जाता है फाउंडेशन कोर्स, तो देखो फाउंडेशन का कोर्स फंडामेंटली दो तरह का होता है, कंपलसरी और तो फाउंडेशन और दूसरा इलेक्टिव फाउंडेशन, कंपलसरी फाउंडेशन एंड इलेक्टिव फाउंडेशन। तो कंपलसरी फाउंडेशन कोर्स जो है आर कंटेंट बेस्ड व्हिच लीड्स स्टूडेंट टू देयर नॉलेज इंप्रूवमेंट एंड दे आर कंपलसरी टू फॉर ऑल डिसिप्लिन, ठीक है। ये सारे डिसिप्लिन के लिए कंपलसरी होता है। जैसे कुछ सब्जेक्ट, जैसे मान लो कि हिंदी भाषा लैंग्वेज, समवेयर सम बहुत सारे जगह पे ये कंपलसरी होता है, कुछ भी पढ़ो ये आपको पढ़ना ही पड़ता है, ठीक है, ये नेसेसरी है, जरूरी है। एक होता है इलेक्टिव फाउंडेशन, उसमें उसके बाद क्या होता है, आप खुद से ये सेलेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे यूजीसी हैज गिवन गाइडलाइंस टू गेट डिग्री फ्रॉम बीए, बीकॉम, ये सब बीएससी, या ये सब जो कोर्स है, कैंडिडेट मस्ट हैव रिक्वायर्ड मिनिमम क्वालिफिकेशन, ठीक है। सेमेस्टर सिस्टम जो है वो फॉलो किया जाता है आपको सीबीसीएस सिस्टम में, ठीक है। सीबीसीएस सिस्टम जो होगा उसमें ईयर सिस्टम नहीं होता, इसमें सेमेस्टर सिस्टम होता है, तो ये भी डिफरेंस आपको याद रखना है। सीबीसीएस सिस्टम में सेमेस्टर सिस्टम होता है, ना कि ईयर सिस्टम। 2 सेमेस्टर कंडक्ट किया जाता है एक साल में, ये भी आपको ध्यान रखना है। वेरियस मेथड्स आर फॉलोड फॉर इवेल्युएशन, बहुत सारा मेथड इवेल्युएशन के लिए इसमें फॉलो किया जाता है। तो यूजीसी बेसिकली रिकमेंड करती है, तो यहाँ इंपॉर्टेंट है कि यूजीसी क्या रिकमेंड करती है, लेटर ग्रेड्स और ग्रेड पॉइंट सिस्टम। यूजीसी रिकमेंड करती है लेटर ग्रेड और ग्रेड पॉइंट सिस्टम, ठीक है। लेटर ग्रेड क्या होता है, इट इज बेस्ड ऑन द एलोकेशन ऑफ मार्क्स व्हिच स्टूडेंट्स गेट्स फ्रॉम हिजर कोर्स, ग्रेड्स गिवन अपॉन दैट मार्क्स और परसेंटेज। और ग्रेड पॉइंट क्या होता है, इसमें जो है आपको ओवरऑल एक फिक्स पीरियड में दिया जाता है। एंड फाइनली द लास्ट टॉपिक इज कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग। कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग, देखो बेसिकली अब क्या हो गया ना कि बहुत जरा चेंजेस आया है इवैल्यूएशन प्रोसेस में, और उस इवैल्यूएशन प्रोसेस के चेंज के लिए जो कैटलिस्ट का काम किया है, दैट हैज वर्क बाय कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग। इसने काफी काम को आसान कर दिया है, चीजों को आसान कर दिया है, क्योंकि देखो पहले जब कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट पेन पेपर टेस्ट होता था ज्यादातर, तो इसको कॉपी चेक करना, कलेक्शन, फिर इसको ले जाके रखना, सॉर्टिंग करना, लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स, ठीक है, इसमें दिक्कत भी काफी आती थी। तो इसके लिए कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम जो है, इट इज वेरी इनोवेटिव थिंग। तो इससे क्या हुआ कि काफी आसान हो गया टेस्टिंग का जो मेथड है वो। काफी सारे बेनिफिट्स होते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग के, आपने एक बार दिया होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग, तो बताने की ये जरूरत नहीं कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग कैसा होता है क्या होता है। सो
some points are more frequent testing opportunity, data rich result, इसमें ज़्यादा डाटा आएगा, डिजिटल होगा, कहीं से भी आप एक्सेस कर सकते हो, कैंडिडेट का रीच ज़्यादा हो सकता है, स्ट्रीमलाइन हो सकता है। तो बेसिकली दो तरह का सीवीटी होता है, एक लीनियर होता है, एक एप्टीट्यूड होता है। लीनियर होता है जो फुल लेंथ एग्जाम होता है आपको, ठीक है, जो आपका परफॉर्मेंस लेवल चेक करता है। एक होता है एडेप्टिव, जहाँ पे आपको द कंप्यूटर सेलेक्ट द रेंज ऑफ क्वेश्चन बेस्ड ऑन इंडिविजुअल परफॉर्मेंस लेवल एंड दिस क्वेश्चंस आर टेकन फ्रॉम वेरी लार्ज पूल ऑफ, मान लो क्वेश्चन सेट ऑफ क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन उठा के दे दिया गया आपको, आप वहां से उसमें दोगे टेस्ट, ठीक है। तो ये हो गया एडेप्टिव। तो अपने देश में क्या है कि एनटीए है, अभी आप जानते होंगे एनटीए। सो जितना भी अभी मैक्सिमम जो एग्जामिनेशन है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, सो ऑल दोज आर कंडक्टेड ऑनलाइन बाय नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, राइट। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा इसको कंडक्ट कराया जाता है इंडिया में, ठीक है। जैसे यूजीसी के लिए, नीट के लिए, सीएपीटी के लिए, ठीक है, जीपैट के लिए, जीएमए के लिए। और फिर जैसे मान लो बैंकिंग वगैरह का एग्जाम होता है तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो आईबीपीएस आर द system to conduct online examination or computer based examination for test for this kind of selects competitions and such. Okay. So finally this is the end of the lecture, and as always, God bless you, be happy and keep smiling. Bye bye, take care, meet you in the next lecture. Thank you.